2050 में ये दुनिया कैसी दिखेगी, ये हम में से कितने देख पाएंगे कह नहीं सकते। लेकिन एक देश है जो फ्यूचर में जी रहा है, और अगर आप इसकी सैर कर लेते हैं तो फ्यूचर कैसा होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये है जापान, जिसे जापानी लोग निप्पॉन के नाम से जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी से लेकर सिविक सेंस और लाइफस्टाइल से लेकर कल्चर तक में दुनिया के ज्यादातर देशों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने जापान के हाईटेक बाथरूम से लेकर डिजिटल गर्लफ्रेंड और बुलेट ट्रेन से लेकर अंडरग्राउंड फार्मिंग जैसी कई चीजों के बारे में जाना था। और आज इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे नॉइज कैंसलिंग सिटीज, ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर और अर्थक्वेक प्रूफ आर्किटेक्चर की। तो दिल थाम के बैठ जाइए और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। आइए मिलकर चलते हैं जापान के इस कमाल के फ्यूचरिस्टिक सफर पर। मेरा नाम है अमन और वीडियो शुरू करें उससे पहले एक क्विक अपील। 2 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको नीचे दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा दें। और मैं वादा करता हूं कि ऐसी इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। Factify. Facts on your face. अब दोस्तों ये जानते हुए कि इंडिया और जापान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंडीशंस एक जैसी नहीं रही, जापान की जिन एडवांस चीजों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, अपने देश के साथ उसका कंपैरिजन होना लाजमी है। तो अगर कुछ अच्छा ना लगे तो बुरा ना मानिएगा। ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर। दोस्तों जापान की एक बड़ी आबादी उम्र दराज है और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की यहाँ भारी कमी है। ऊपर से यहाँ खेती लायक ज्यादा जमीन भी नहीं। यही सब देखते हुए जापान अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने पर दशकों से काम कर रहा है। यहाँ खेतीबाड़ी में रोबोट्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस और मशीन लर्निंग से लैस ये रोबोटिक ट्रैक्टर्स बिना किसी ड्राइवर के ही जुताई, बुआई और कटाई जैसे खेती के ज्यादातर काम अपने आप कर लेते हैं, और वो भी हाई प्रिसिशन के साथ। पके फल और सब्जियां तोड़ने के लिए भी यहाँ रोबोट्स हैं। एग्रिस्ट इंक जैसी कंपनीज ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो शिमला मिर्च, खीरे और टमाटर जैसे पौधे से तैयार सब्जी तोड़ सकते हैं। ये रोबोट न सिर्फ ये देखता है कि कौन सा दाना तोड़ने के लिए रेडी है, बल्कि अपने कैमरास की मदद से प्लांट्स की हेल्थ का डेटा भी कलेक्ट करता है। वीडिंग और स्प्रेइंग जैसे काम भी यहाँ ऑटोमेटेड है। ड्रोन्स की मदद से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स छिड़के जाते हैं, और वीडिंग रोबोट्स फसल में उगने वाले घास को बड़ी ही सफाई से निकाल सकते हैं। यहाँ के ग्रीन हाउसेज भी नॉर्मल नहीं होते, बल्कि यहाँ है एआई पावर्ड स्मार्ट ग्रीन हाउसेज, जिन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अंदर कंडीशंस कैसी चाहिए, बल्कि प्लांट्स की स्टेज और हेल्थ देखकर वो खुद डिसाइड कर सकता है कि अंदर लाइट, मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर कितना रखना है। सीमित जमीन होने के चलते जापान वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों में भी ग्लोबल लीडर है। अब खेतों से निकलकर आइए चलते हैं जापान के शहरों की तरफ, जहाँ का पूरा लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। मांगा कैफे। जापान के साइबर कैफेज, जिन्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मांगा केसा या फिर मांगा कैफेज कहते हैं, किसी भी टीनेजर के लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ लड़के लड़कियाँ सिर्फ इंटरनेट यूज करने ही नहीं आते, बल्कि ये कैफेज उनकी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है, जो एक मिक्स है लाइब्रेरी, हॉस्टल, गेमिंग जोन और इंटरनेट कैफे का। यहाँ आपको एक हाई स्पेक वाला गेमिंग पीसी मिलता है। फ्री में लाखों मांगा और कॉमिक्स पढ़ने को मिलती हैं। हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, एक ऑर्डर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स और खाना भी, और आप चाहो तो ऐसे प्राइवेट कैबिन्स भी बुक कर सकते हो। बहुत लोग इन कैफेज को बजट होटल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें रिक्लाइनिंग चेयर्स, सोने के लिए मैट्रेस और फ्रेश होने के लिए शावर रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। जापान की बड़ी सिटीज जैसे टोक्यो, ओसाका, क्योटो में ये कैफेज 24/7 ओपन रहते हैं। इसीलिए अगर कोई टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट लेट नाइट घर वापस नहीं जा पाता, तो वो आराम से इन मांगा कैफेज में रात गुजार सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे देकर। तो है ना ये साइबर कैफेज जापान के अर्बन लाइफस्टाइल का एक हिडन जेम। अभी तो देखते जाओ। नेक्स्ट लेवल वेंडिंग मशीन्स। अब दोस्तों वेंडिंग मशीन्स में चिप्स, चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें बिकती तो आपने भी देखी होंगी, लेकिन इस छोटे से देश में 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं, जिसका मतलब है हर 20-25 जापानियों के लिए ऑन एन एवरेज एक वेंडिंग मशीन है, जो आपको हर गली, स्टेशन, ऑफिस या टूरिस्ट स्पॉट पर लाइन से लगी देखने को मिल जाती हैं। और इनमें क्या क्या बिकता है आप सोच भी नहीं सकते। ग्रीन टी से लेकर चाय, कॉफी, सूप, रामेन, करी राइस, सैंडविचेस और इवन गर्मा गर्म पिज्जा तक आप इन मशीन से झटपट खरीद सकते हैं। और कुछ वेंडिंग मशीन्स तो छतरी, मास्क, टाई, सॉक्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक्स जैसी चीजें भी बेचती हैं। अब ये है तो बहुत कन्वीनियंट, लेकिन आप यहाँ अपने लोकल दुकानदार की तरह मोल भाव नहीं कर सकते, क्योंकि जितने पैसे लिखे रहते हैं उतने ही पे करेंगे तभी सामान मिलेगा।
अर्थक्वेक प्रूफ आर्किटेक्चर। दोस्तों, जापान दुनिया का वो देश है जहां भूकंप मानो रोज की लाइफ का हिस्सा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने पावरफुल अर्थक्वेक्स के बावजूद भी जापान में नुकसान कंपैरेटिवली काफी कम होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने ऐसी दुनिया बनाई है जो अर्थक्वेक प्रूफ है। जापान के हजारों साल पुराने वुडन टेम्पल्स अभी तक खड़े हैं। कारण ये है कि उनका टिम्बर डिजाइन रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल है। मतलब कि ये बिल्डिंग्स थोड़ी हिलती जरूर है लेकिन गिरती नहीं। अपने डिजाइन के चलते ही क्योटो का 5 स्टोरी पगोडा 1400 सालों से कई भूकंप झेलने के बावजूद मजबूती से खड़ा है। जापानी सिटीज की बिल्डिंग्स भी कंक्रीट और स्टील का ढांचा भर नहीं होती बल्कि इंजीनियरिंग डिजाइन की बेहतरीन मिसालें हैं। यह बिल्डिंग्स की परमिशन और अप्रूवल आसानी से नहीं मिलता। बिल्डिंग के मॉडल पर ब्रूटल अर्थक्वेक सिमुलेशंस करके देखा जाता है कि वो भूकंप में कहीं गिर तो नहीं जाएगी। इसके अलावा हाई राइज टावर्स में ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं जो अर्थक्वेक आते ही पूरी बिल्डिंग को एक जायंट स्प्रिंग की तरह हिलाते हैं। इससे अर्थक्वेक की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होती। कुछ बिल्डिंग्स के नीचे हाइड्रोलिक डैम्पनर्स भी लगे होते हैं जो बिल्कुल किसी कार सस्पेंशन की तरह काम करते हैं। मतलब जमीन हिल भी रही हो तब भी बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को शॉक का असर बहुत कम ही महसूस होता है। दोस्तों, इस अर्थक्वेक प्रूफ आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ मजबूत दीवारें बनाना नहीं है बल्कि इंसान और कुदरत के बीच बैलेंस बिठाकर बिल्डिंग डिजाइन करना है। और ये बात जापानी लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। नॉइज कैंसिलिंग सिटीज। अब दोस्तों, जापान सिर्फ अर्थक्वेक प्रूफ आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस नहीं बल्कि अपनी नॉइज कैंसिलिंग सिटीज के लिए भी दुनिया भर में एक मॉडल की तरह देखा जाता है। सोचकर देखिए, आप किसी ऐसे शहर में हो जहां ट्रैफिक है, मेट्रो है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देता। टोक्यो, ओसाका और क्योटो जैसी सिटीज में रोड्स और रेलवेज इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में न आए। हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ नॉइज बैरियर्स और साउंड प्रूफ वॉल्स लगाई जाती हैं जो गाड़ियों का शोर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जापान की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, लेकिन इसका भी नॉइज लेवल सरप्राइजिंगली बहुत कम है क्योंकि इन ट्रेन्स का एरोडायनामिक डिजाइन ही ऐसा है जो हवा से मिलने वाली रेजिस्टेंस और इससे पैदा होने वाली नॉइज दोनों को कम करता है। यही नहीं, बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर्स बनाते वक्त स्पेशल एकूस्टिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इवन फुटपाथ की टाइल्स और रोड सरफेस भी ऐसे बनाए जाते हैं जिससे उन पर चलने वाले गाड़ियों के टायर से भी ज्यादा शोर पैदा नहीं होता। जापान के शहरों में हर दूसरे ब्लॉक पर ग्रीनरी, छोटे पार्क या फिर ट्री लाइन्स देखने को मिलेंगी जो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है बल्कि नेचुरल साउंड एब्जॉर्बर्स का काम भी बखूबी करते हैं। इन सब के अलावा जापान में कंस्ट्रक्शन वर्क, लाउड स्पीकर्स और इंडस्ट्रियल नॉइज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं और लोग भी पब्लिक प्लेसेस में जोर से बात नहीं करते, जो इस देश का एक सांस्कृतिक पहलू है जो पब्लिक प्लेसेस में शोर शराबे को कम करने में एक अहम भूमिका निभाता है। ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम। अब जहां इंडिया में पार्किंग ढूंढने में ही आधा पेट्रोल फूक जाता है और हमें अंधेरी डरावनी सी पार्किंग्स में धक्के खाने पड़ते हैं, वहीं जापान में ऐसा नहीं होता बल्कि वहां गाड़ी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ कार्स के लिए ऐसी पार्किंग्स भी मौजूद हैं जिनमें इन्हें ऑटोमेटिकली पार्क किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी गाड़ी को इन पार्किंग्स के एंट्री गेट पर लगाकर उससे बाहर आ जाना है। इसके बाद पार्किंग एंट्री का गेट बंद हो जाएगा और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट कार को उठा लेगी और फिर पार्किंग का एआई मैनेजमेंट सिस्टम गाड़ी के लिए कोई एम्प्टी स्लॉट देखकर कार को उसमें लगा देगा। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती और कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम अपने आप कार्स को पार्क कर देता है। फिर जब आप वापस अपनी कार लेने आते हैं तो आपको बस अपना पार्किंग टिकट इस मशीन में डालना होता है और गाड़ी लिफ्ट की मदद से आपके सामने ऐसे पहुंच जाती है जैसे किसी स्टेज पर कोई सेलिब्रिटी। टर्माइट प्रूफ वुड। दोस्तों, जापान में लकड़ी के ऐसे ऐसे पुराने मंदिर और घर मौजूद हैं जिनमें से कुछ तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इनके इतना लंबा टिके रहने के पीछे है जापान की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग टेक्निक जिसे कहते हैं शोशुगिबान यानी कि चार्ड वुड। इसमें लकड़ी के सरफेस को तब तक जलाया जाता है जब तक उस पर एक ब्लैक कार्बन लेयर न बन जाए। फिर उस कार्बन लेयर को ब्रश करके साफ किया जाता है और ऑयल से फिनिश करने के बाद मिलता है एक स्ट्रॉन्ग वाटर रेजिस्टेंट और इंसेक्ट प्रूफ लकड़ी का टुकड़ा। कार्बन की ये लेयर लकड़ी को एक नेचुरल वेदर शील्ड देने का काम करती है, मतलब कि बारिश, धूप या ह्यूमिडिटी से ये लकड़ी खराब नहीं होती। यही कारण है कि जापान जैसी मानसून वाली कोस्टल कंट्री में भी घरों में लगी ये लकड़ी जल्दी नहीं सड़ती। और इस सबसे बड़ी बात कि दीमक और इंसेक्ट्स भी इस जले हुए सरफेस पर अटैक नहीं करते क्योंकि ये चार्ड लेयर उनके लिए जहर जैसी है। और तो और चूंकि इस लकड़ी का सरफेस पहले ही जल चुका होता है, इसीलिए इनसे बने घरों में आग लगना भी मुश्किल हो जाता है
और ये टेक्निक इस तरह घरों को फायर प्रूफ भी बनाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस प्रोसेस में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ लगता है तो सिर्फ आग और ऑयल। तो अब समझे कि जापान के ये टिम्बर हाउसेज और टेम्पल्स इतने लंबे टाइम तक टिके कैसे रहते हैं। फूड कल्चर। अभी तक दोस्तों हमने जापान की टेक्नोलॉजी की तो बात की है, लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज है जो दुनिया भर में फेमस है, वो है जापानीज फूड कल्चर। सुशी, रामेन, टेम्प्यूरा, मिसो सूप और माचा ये सिर्फ डिशेस नहीं रही, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। जापानीज क्यूजीन की खास बात है कि बैलेंस, टेस्ट, न्यूट्रिशन और प्रेजेंटेशन ये सब कुछ एकदम चकाचक होता है, क्योंकि यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए खाया जाता है। फ्रेश सी फूड, सीजनल वेजिटेबल्स और कम से कम तेल। इसी वजह से जापान के लोग इतना लंबा जीते हैं। सुशी ने तो पूरी दुनिया को अपना फैन बना लिया है, लेकिन जापान का स्ट्रीट फूड कल्चर भी उतना ही एक्साइटिंग है। ताकोयाकी बॉल्स, ओकोनोमियाकी और याकिटोरी जैसे फ्लेवर्स बाहर से आने वाले लोगों के लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अब तो दुनिया के हर कोने में जापानीज रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि स्वाद और हेल्दी ईटिंग में भी फ्यूचर सेट कर रहा है। जापानीज थीम पार्क्स। दोस्तों, अगर आप थ्रिल और मस्ती के दीवाने हैं तो जापान के थीम पार्क्स आप ही के लिए हैं। यहाँ ऐसी अतरंगी राइड्स और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो दुनिया के किसी भी और थीम पार्क में नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं फुजी क्यू हाईलैंड की। ये पार्क माउंट फुजी के बिल्कुल पास है और यहाँ के रोलर कोस्टर्स दुनिया की सबसे फास्ट और स्केरियस्ट राइड्स में गिने जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी राइड जो आपको 172 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ले जाए। मतलब किसी एडवेंचर लवर के लिए तो मामला सेट है। फिर आता है ओसाका का यूनिवर्सल स्टूडियोज। यहाँ सिर्फ राइड्स ही नहीं है, बल्कि आप मूवीज के यूनिवर्स को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हैरी पॉटर वर्ल्ड, जुरासिक पार्क और मिनियन जोन्स में आप लिटरली अपनी फेवरेट फिल्म्स के अंदर चले जाते हैं। और अगर आप क्यूटनेस और इमेजिनेशन के फैंस हैं तो टोक्यो डिज्नीलैंड और डिज्नी सी भी मस्ट विजिट है, क्योंकि इन पार्क्स का एक एक कोना सिनेमैटिक है। वहीं कुछ थीम पार्क्स में जापानीज ट्रेडिशनल कल्चर को भी दिखाया जाता है, जैसे सामुराई शोज, निंजा विलेजेस और काबुकी थिएटर्स। इसीलिए सिंपल शब्दों में कहें तो जापान के ये थीम पार्क्स अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्रिलिंग राइड्स ही नहीं मिलती, बल्कि ये एक कल्चरल और फैंटेसी यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, जहाँ आने वाला हर विजिटर अपनी एक नई कहानी लिख कर जाता है। तो दोस्तों, जापान की ये वर्चुअल सैर अब यही खत्म करते हैं, लेकिन नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि किस जापानी चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और आप भारत में इनमें से क्या क्या जल्द देखना चाहते हैं। ऐसी सभी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।